हाय गाइस, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो गाइस आज हम बात करेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में। ठीक है, तो पावर तो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर आपने सुना होगा, और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम एक्टिव पावर से तो काफ़ी फेमिलियर होते हैं, लेकिन जो रिएक्टिव पावर है उससे उतना फेमिलियर नहीं हो पाते। जैसे कि लगभग स्टूडेंट को पता होता है कि रिएक्टिव पावर मतलब यूज़ नहीं होती, अनयूज्ड पावर है, या वो बाई डायरेक्शनल होती है, सोर्स से लोड, लोड से सोर्स फ्लो करती रहती है। और रिएक्टिव पावर के कारण ही एक पावर फैक्टर वाला जो टर्म है वो भी रिएक्टिव पावर के कारण भी आता है। तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिएक्टिव पावर के बारे में एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पता तो जरूर होता है, लेकिन वो उतना फील नहीं कर पाता रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में। खासकर अगर मैं बात करूं कि इंडक्टर लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, लीडिंग डिलीवर करता है, तो इस टाइप का जो रहता है, जो आप पावर सिस्टम में खासकर देखते हो जहां पर हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं वहां पर। तो आज हम रिएक्टिव पावर के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो उतना टेक्निकल बात नहीं करेंगे, हम बस उसको फील करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टिव पावर? रिएक्टिव पावर इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। क्या है कॉम्प्लेक्स पावर, बाद में बात करेंगे। पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर मतलब टोटल पावर का ये एक पार्ट है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ एनर्जी रेदर देन कंजप्शन। मतलब रिएक्टिव पावर एक ऐसी पावर है जो मतलब कंज्यूम नहीं होती, उसका स्टोरेज और रिट्रीवल चलता रहता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो यही है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मतलब जाकर स्टोर होती है और बाद में रिट्रीव होती है। ठीक है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, डिलीवर करता है, एब्जॉर्ब करता है, डिलीवर करता है। तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट तभी आता है जब पावर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को, किसी ऐसे एलिमेंट को, किसी ऐसे लोड को हम दे रहे हैं जिसमें एनर्जी को स्टोर करने का प्रॉपर्टी है। अगर इलेक्ट्रिकल में हम बात करें तो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में हम ये देखते हैं कि रेसिस्टेंस पूरी तरीके से एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस या इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में क्या, आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो जो भी आपने इसके ऊपर वर्क डन किया उससे जो भी एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, और जैसे इसको छोड़ोगे वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी का स्टोरेज रिट्रीवल, स्टोरेज रिट्रीवल, स्टोरेज रिट्रीवल, स्टोरेज रिट्रीवल चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी एनर्जी है, यहां पर ये भी, यहां पर भी एक ऐसी पावर है जिसका स्टोरेज या रिट्रीवल चल रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों ऐसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इनको हम देते हैं तो ये उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बात समझ में आई? तो अगर हम इंडक्टर की बात करें तो दिस वन इज इंडक्टर, दिस वन इज कैपेसिटर। ठीक है, अब इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी एनर्जी को स्टोर करती है। कैपेसिटेंस के अंदर जो कैपेसिटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी एनर्जी को स्टोर करती है। हमें यह भी पता है कि जो इंडक्टर की एनर्जी होती है दैट इज, जो इसमें ये एनर्जी स्टोर करता है, दैट इज हाफ Li स्क्वायर, और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है दैट इज हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडक्टर की एनर्जी का एसोसिएशन है करंट के साथ, और कैपेसिटर की एनर्जी का एसोसिएशन है वोल्टेज के साथ। ठीक है, और पावर वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें इंडक्टर अटैच होता है करंट के साथ और कैपेसिटर वोल्टेज के साथ। ठीक है, अब देखो यहीं से ही हमारे पास
दो टर्म आती हैं हमारे पास पावर की, एक एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर। जब भी एनर्जी का स्टोरेज और रिट्रीवल होता है तो वहां पर हम बात करती हैं रिएक्टिव पावर की, जहां पर कंजप्शन होता है वो हो जाएगी फिर हमारी एक्टिव पावर। ठीक है, कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्टिव पावर, और अगर स्टोरेज और रिट्रीवल हो रहा है तो रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के लिए कंपलसरी है कि हमारा जो लोड है उसमें स्टोरेज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो स्टोर करे। और दूसरा, रिएक्टिव पावर का फ्लो तभी होता है जब सिस्टम में ओसिलेशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ओसिलेशन नहीं होगा तब तक एनर्जी स्टोर तो हो जाएगी लेकिन रिट्रीव नहीं कर पाओगे आप। तो स्टोरेज और रिट्रीवल ये कंसेप्ट तभी चलेगा जब ओसिलेशन हो, सिस्टम में क्या हो, ओसिलेशंस हो, तभी स्टोरेज और रिट्रीवल चलता रहेगा। देखो पहला क्या होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो लोड है, जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उसमें स्टोरेज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो एनर्जी को स्टोर कर पाए। दूसरा, सिस्टम में ओसिलेशंस होने चाहिए ताकि स्टोरेज और रिट्रीवल मेंटेन हो, ये चलता रहे ये प्रोसेस। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि जो रिएक्टिव पावर है वो फ्लो कर रही है। तो अब ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स और एक लोड। हियर इज सोर्स, हियर इज लोड। अगर सोर्स से हम एनर्जी भेजते हैं और लोड तक अगर वो एनर्जी पहुंच रही है और लोड के पास जाने के बाद वो एनर्जी क्या होगी, पूरी तरीके से यूज हो गई, खत्म होगी, पूरी तरीके से ब्लास्ट। ठीक है, बूम, खत्म। ठीक है, अब खत्म होने के बाद या यूज होने के बाद अब ये वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वन वे है। ठीक है, केवल एक बार यहां से गई और वहां पर पहुंची, तो इसे कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनी डायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, यहां से यहां तक गई और लोड के अंदर जो प्रॉपर्टी है जिससे वो पावर पूरी तरीके से यूज हो गई वो क्या है, एक्टिव पावर है। ठीक है, किसी ना किसी एनर्जी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ऐसे फ्लो नहीं कर सकती जब तक कि लोड के अंदर स्टोरिंग प्रॉपर्टी ना हो। अगर लोड के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाए या कोई सी भी एनर्जी को स्टोर कर पाए, जैसे कि आपने यहां पर स्प्रिंग में देखा था, वो जो स्प्रिंग है वो एनर्जी जो है वो स्टोर करके रख सकता है, तो वो स्प्रिंग की कंस्ट्रक्शन, जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही लोड भी कई तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड, उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल लोड में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो एनर्जी को स्टोर करके रख पाए। और वो एलिमेंट हो सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं बात करूं तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर इंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर इंडक्टर है तो ये एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, और कभी भी इंडक्टर अकेला नहीं हो सकता, इंडक्टर के साथ साथ रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि इंडक्टर बनेगा तो वायर से ही ना, वायर में तो रेसिस्टेंस होगा ही होगा। बात समझ में आई? तो इंडक्टर है तो ये कैसा, एक तरह का इंडक्टिव लोड है। ये कैपेसिटर भी यहां पर हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर में भी फिर रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट रेसिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर ये इंडक्टर है तो इसका मतलब इस लोड में इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, और इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। और यहां से अगर एनर्जी आएगी तो यहां पर ये क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा, इंडक्टर इसको स्टोर करेगा। लेकिन जब इसको इंडक्टर स्टोर करेगा तो स्टोर करने के बाद जैसे ही वोल्टेज, जो हमने यहां पर वोल्टेज दे रखा है, साइनोसॉइडल वोल्टेज, जैसे ही वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, वैसे ही इंडक्टर के पास जो भी एनर्जी जो स्टोर है वो वापस से वो सोर्स को भेज देता है।
ठीक है, वापस से सोर्स को भेज देता है। इसके बाद में फिर से जब पॉजिटिव साइकिल आता है, एनर्जी वापस से ये स्टोर करता है, फिर वापस से भेज देता है। तो अगर मैं सोर्स साइड देखूं तो सोर्स साइड एक ऐसी भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है जो एक बार में उसका स्टोरेज होता है और दूसरी बार में उसका रिट्रीवल होता है, और दूसरी बार में उसका रिट्रीवल होता है। ठीक है, वो एनर्जी जो है वो रिट्रीव करी जा रही है, वापस ली जा रही है। ठीक है, तो ये जो फ्लो है ये कैसा है, ये फ्लो है ये कैसा है, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो है। ये लगातार सोर्स से लोड, लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है, कहीं पर भी ये एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है या यूज नहीं हो रही है। ठीक है, हम बोलते हैं इसको, हम अनयूज्ड एनर्जी बोल सकते हैं कि ये यूज नहीं हुई है ये एनर्जी। ठीक है, एक बार यहां से यहां तक गई, फिर वापस यहां से यहां तक लौट कर आ जाएगी। यूज कहां हुआ, कंजप्शन कहां हुआ, कंजप्शन तो नहीं हुआ ना, पहले स्टोर हुआ और बाद में रिट्रीव हो गया। जरूरी नहीं होता कि भाई स्टोरेज होने के बाद रिट्रीव भी हो। अगर स्टोर हो गया और रिट्रीव नहीं हुआ तो हम नहीं बोलेंगे ना कि फिर ये रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर के लिए फ्लो होना चाहिए, स्टोरेज और रिट्रीवल होगा तभी तो फ्लो होगा ना। बात समझ में आया? तो ये फ्लो को मेंटेन करता है सिस्टम के अंदर। जो हमारे ओसिलेशंस होती हैं सिस्टम में, जब हमें साइकिल मिलती हैं, चेंजेस मिलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर और बाद में वो रिपीट होते हैं। ठीक है, इसको हम फिर क्या बोलते हैं कि सिस्टम में, हमारे सिस्टम में कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, हमने जो पावर भेज रहे हैं तो उस पावर के अंदर वोल्टेज या वोल्टेज जो है वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग होना चाहिए। तो जब फ्रीक्वेंसी होगी तभी रिएक्टिव पावर का फ्लो होगा। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि रिएक्टिव पावर के लिए जरूरी क्या है, एक तो लोड के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो एनर्जी को स्टोर करके रख सके, और दूसरा वो स्टोर जब करेगी तो वापस उसको रिट्रीव भी करेगा सोर्स। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सोर्स के पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सोर्स ओसिलेशंस क्रिएट करे, तभी स्टोरेज और रिट्रीवल वाला प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तभी हम बोल पाएंगे कि जो रिएक्टिव पावर है वो बाय डायरेक्शनल है, सोर्स से लोड, लोड से सोर्स वो फ्लो कर रही है। ठीक है, अब आपको दो तरह का यहां पर पावर का फ्लो दिखाई देता है। एक पावर जो यहां से यहां तक जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है, यहां से जितना पावर जा रहा है लगातार ये इसको यूज कर रहा है, ये लोड है वो उस पावर को यूज कर रहा है। क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है पावर का। और दूसरी एक ऐसी भी इसमें एनर्जी है जो यहां से सोर्स से लोड की तरफ आती है और वापस से लोड से सोर्स की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी अगर मैं बात करूं तो इतना भी आपको पता है, जानते हो आप इन सब चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये सब होता कैसे है, क्यों सिस्टम में जब हम ओसिलेशंस देते हैं, हम सिस्टम के अंदर जब ऐसा कुछ हमारे पास जो लोड हो उसमें अगर स्टोरेज की प्रॉपर्टी है तो क्यों इस तरह की पावर का स्टोरेज और रिट्रीवल होता है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि आपने कभी बचपन में इस तरह का जो झूला है वो कभी झूला होगा। ठीक है, इस तरीके से पार्क वगैरह में आपने कभी भी इस तरह का झूला जरूर खाया होगा। तो आपने कभी देखा है इस तरह के झूले में जब भी हम बैठते हैं उसके बाद में जब ये स्विंग होता है तो स्विंग होने पर एक तो एनर्जी आपको अपनी बॉडी से एक ऐसे प्रेशर से आप देते हो, ठीक है, जो कि आपकी खुद की एनर्जी गई। दूसरा, आपने जब वो एनर्जी दी तो उसके बाद में जैसे ही ये झूला ऊपर की तरफ गया, इसके अंदर एक और एनर्जी जो है जो गई आप ही के कारण है, आपने जो एनर्जी दी है उसी के कारण गई है। इसमें एक और एनर्जी स्टोर भी हो जाती है, वो होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो भी तो इसमें स्टोर होती है। इसका मतलब यहां से यहां भेजने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। वापस वहां से नीचे आने के लिए आपको फोर्स लगाना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब लगातार एक ऐसी भी एनर्जी है जिसका कंजप्शन हो रहा है,
जो आपने अपनी बॉडी से आप जो एक ऐसे तरीके से प्रेशर देते हो, और जो ये झूला अगर कहीं पर भी लगा हुआ है तो यहां पर फ्रिक्शन भी तो होगा। ऐसे तो है नहीं कि भाई एक बार आपने फोर्स दे दिया तो एयर का ड्रैग भी होगा। तो आपको इसको मेंटेन रखने के लिए एक ऐसी भी एनर्जी है जो आपको देनी पड़ेगी लगातार, जो कि कंज्यूम हो रही है, और एक ऐसी भी एनर्जी है जो बार बार ऊपर जाने पर स्टोर होती है और बाद में वापस आने पर रिट्रीव हो जाती है। आप समझ पा रहे हो इसको? ऐसा नहीं हो सकता कि इस झूले को एक बार हमने स्विंग कर दिया और लगातार ये स्विंग करता रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक्टिव पावर दे दें और एक्टिव पावर ना दें और रिएक्टिव पावर का फ्लो मेंटेन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप इस बात को? तो एक बार आपने इसके फ्लो को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो लगातार आपको इस तरीके से प्रेशर देना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा, और फोर्स लगाते रहोगे तो ये स्विंग हमेशा चलता रहेगा, और थोड़ी सी एनर्जी आपकी बॉडी की भी खर्च होगी। आप ऐसे तो है नहीं कि भाई सारा दिन आप बैठे हो आराम से और ये झूला अपने आप चल रहा है। आपको अपनी बॉडी से इस तरीके से खाया होगा तो आपको पता होगा ना, इस तरीके से हम ऐसे पुश करते हैं नीचे की तरफ, तब जाकर वो फ्लो मेंटेन होता है। और यहाँ पे आप देखते हो पाँवों से, देखो जब वो पीछे आता है तो वो ऐसे पाँव को ऐसे पीछे कर लेती है और बाद में ऐसे इस तरीके से आगे, मतलब वो बॉडी के स्ट्रक्चर से वो ये सब चीजें हम करते हैं, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं। तो इसमें भी तो हमारी एनर्जी जा रही है, वो वापस थोड़ा ना आएगी, वही एक्टिव पावर है। और जो स्टोर हो रही है और बाद में फिर से रिट्रीव हो रही है, मतलब आप उसको जितना ऊपर तक लेके जाते हो, नीचे आने के लिए आपको थोड़ा ना फिर से एनर्जी लगानी पड़ती है, वो अपने आप नीचे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आप जो भी वर्क डन कर रहे हो, जो भी आप एनर्जी डिलीवर कर रहे हो, उसका कुछ हिस्सा सिस्टम में स्टोर भी हो रहा है, और सिस्टम में ओसिलेशंस हैं जिस वजह से वो बाद में रिट्रीव भी हो रहा है। तो स्टोरेज और रिट्रीवल लगातार चल रहा है। आई होप आप समझे होंगे इस एग्जांपल से। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप फील कर पा रहे होंगे रिएक्टिव पावर के फ्लो को। अब आप कहोगे कि सर ये सब इलेक्ट्रिकल में कैसे होगा, इलेक्ट्रिक इंडक्टर और कैपेसिटर में कैसे होगा, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला एग्जांपल, और दूसरा सपोज कोई भी बैलून, अगर आप उसको उसमें एयर फिल करते हो, उस बैलून में अगर आप एयर फिल करते हो, फिल करने के बाद जितना भी एयर आपने इस बैलून में फिल किया है इसको भर दो, उतना एयर वापस से अपने मुंह में ले लो, वापस से इसमें से हवा निकल जाएगी, फिर उतना ही इसमें भर दो, फिर वापस से उसको निकाल लो। तो ये प्रोसेस अगर आप लगातार करते हो तो इससे जितना एयर उसमें गया उतना एयर से वो फूलेगा, स्टोर करेगा, और वापस से फिर आप वो सारा का सारा एयर आप मुंह में आ जाएगा, तो ये सारी की सारी इसकी हवा निकल जाएगी। फिर ये साइकिल आप चलने दो। इस साइकिल में एयर जितनी है वो उतनी एयर आपके मुंह से इसमें जाएगी, और वापस से उतनी एयर इससे वापस आपके मुंह में आप वापस आ जाएगी। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको आपकी बॉडी से एनर्जी भी तो जा रही है ना, दैट इज द एक्टिव पावर। और जो ये फ्लो मेंटेन हो रहा है, ये जो फ्लो है, यही क्या है, रिएक्टिव पावर है। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसको हम समझते हैं एक पेंडुलम की हेल्प से। तो पेंडुलम में आपने देखा होगा, एक पेंडुलम इस तरीके से ओसिलेट करता रहता है। घड़ी के नीचे कुछ घड़ी होती हैं जिसके नीचे इस तरह का पेंडुलम होता है जो लगातार ओसिलेट करता ही रहता है। इसके पीछे होता है सेल। ठीक है, एक सेल लगा होता है जो अलग से इस पेंडुलम के ओसिलेशंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी जो इस तरह का जो हमारा ये एक लोड है, इसको जो हम एनर्जी दे रहे हैं, इसको एनर्जी देने पर एक ऐसी भी एनर्जी होती है जो इसमें स्टोर हो जाती है, जो बाद में रिट्रीव होती है। एक ऐसी भी एनर्जी है जो कंज्यूम हो जाती है। देखो कैसे, जब भी ये बैलून यहां से यहां पर आएगा, सपोज यहां पर आ गया इस पोजीशन पे, क्या इसको यहां से लेके यहां तक लाने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी यहां तक, और यहां से यहां तक लाने में एक ऐसी एनर्जी है जो इसको यहां तक लाने में यूज करी गई और वो खर्च हो गई, डिसिपेट हो गई।
एक ऐसी भी एनर्जी है जो जैसी ये यहां से यहां तक आया उस एनर्जी का उस पार्ट इसमें स्टोर हो गया। आप कहोगे सर स्टोर कैसे हो गया? अरे आप सब कुछ कट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक क्या इसमें ये जितनी भी हाइट इसमें है, तो क्या इसमें जो ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है क्या इसमें स्टोर नहीं होगी? अब यहां से आप इसको रिलीज करोगे तो वापस ये इस पोजीशन पे नहीं आएगा, आएगा ना वापस, ये इसी पोजीशन में वापस भी आएगा। अगर आप रिलीज कर दोगे तो देखो इस पोजीशन पर ये वापस आ गया। समझ रहे हो इस बात को आप? फिर क्या होता है, ये पेंडुलम दूसरी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, और फिर यहां पर भी इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, और वापस से भी इस ग्रेविटेशनल एनर्जी एक बार स्टोर हुई और बाद में जैसे यहां से यहां तक आता है तो रिट्रीव होती है। ये एनर्जी क्या हो गई? रिट्रीव हो गई। तो एनर्जी का स्टोरेज और रिट्रीवल हो रहा है लगातार, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सिस्टम है इसमें एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और इस सिस्टम में ओसिलेशंस हैं जिस वजह से ये एनर्जी लगातार क्या हो रही है, स्टोरेज और रिट्रीवल लगातार चल रहा है। लगातार ये स्टोरेज और रिट्रीवल चल रहा है, मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है। अगर ये पेंडुलम सिर्फ यहां से यहां तक जाए और वापस नहीं आ रहा है, कुछ ओसिलेशन नहीं है, देन वी कैन नॉट से कि यहां पर रिएक्टिव पावर का फ्लो है या एक ऐसी एनर्जी है जो स्टोरेज और रिट्रीवल उसका हो रहा है। तो बस सिर्फ एक स्टोरेज हो रहा है, रिट्रीवल नहीं हो रहा उसका। बात समझ में आई? अब देखो मैं इसको एक एज ए एनालॉजी से क्रिएट करता हूं ताकि आप समझ पाओ कि ये किस तरीके से होता है। जैसे ये पेंडुलम यहां पर है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर लगा है एक इंडक्टर, जैसे ये यहां से यहां तक आया, इस इंडक्टर ने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली। मतलब आप इसको रिलेट करो कि ये यहां से यहां तक आया ना, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है, वो एनर्जी स्टोर करी है इंडक्टर ने। तो जब भी इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है तो ये जो क्लॉक है, ये जो पेंडुलम है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इंडक्टर जब भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, जब भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट से करता है। जब ये पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठता है, यहां तक आता है, तब ये स्टोर करता है, ठीक है। और जब ये रिलीज करता है, जब ये रिलीज करता है, देखो तब क्या होता है, जब ये जैसे ये रिलीज करेगा, जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो क्या होगा, ये रिलीज हो गई एनर्जी, ठीक है। मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज। तो आप समझे, स्टोरेज के टाइम पर ये उठा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब ये रिलीज होता है तब ये उठा रहा है, तब ये रिलीज करते टाइम इसका मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जब ये इस साइड जाएगा तो यहां पे लगा एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर कहता है कि जब मैं स्टोर करूंगा तो तू इस पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पे। तो कैपेसिटर में जब स्टोरेज होता है तो कैसा होता है, जब कैपेसिटर में स्टोरेज होता है तो कैसे होता है, क्लॉकवाइज में। कैपेसिटर में जब स्टोरेज होता है तो क्लॉकवाइज में, और जब कैपेसिटर रिलीज करेगा तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। जब ये रिलीज करता है, ये देखो दिस इज कैपेसिटर, इसने स्टोर किया किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टोर करता है, और जब रिट्रीव करता है तो रिट्रीव करते टाइम एंटी क्लॉकवाइज।
या जब रिलीज करता है एनर्जी को तब एंटी क्लॉकवाइज। तो आप समझ रहे हो कि यहां पर जो स्टोरेज है और रिट्रीवल है वो किस तरीके से हो रहा है। इंडक्टर जब स्टोर करता है तो इसका पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो जाकर ये स्टोर कर पाता है। वही कैपेसिटर के केस में यही डायरेक्शन स्टोर के टाइम पे नहीं होती, यही डायरेक्शन रिलीज के टाइम पर होती है। कैपेसिटर जब रिलीज करता है तब ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है और इंडक्टर जब स्टोर करता है तब ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, वही हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर जब रिलीज करता है, इंडक्टर जब अपनी एनर्जी रिलीज करता है तब ये जाता है क्लॉकवाइज, और कैपेसिटर जब स्टोर करता है, कैपेसिटर जब स्टोर करता है तब जाता है ये क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? तो आप ये मान के चलो, इस तरीके से आप एक सोच लो कि इंडक्टर, इस साइड इंडक्टर लगा हुआ है और इस साइड कैपेसिटर लगा हुआ है। यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और कैपेसिटर के टाइम पर जो स्टोरेज है वो ऐसे हो रहा है। क्लॉकवाइज में, और जब कैपेसिटर रिलीज करता है अपनी एनर्जी को तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। बात समझ में आई? तो इंडक्टर का स्टोरेज, इंडक्टर जब इसको स्टोर करता है तो स्टोरेज के टाइम पर इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, तब जाकर इसमें स्टोरेज होता है, स्टोर होती है, और ये जब रिलीज करता है तब, मतलब इंडक्टर का स्टोरेज और इसका रिट्रीवल सेम है भाई। ये जब रिट्रीव करता है, रिलीज करता है अपनी एनर्जी को, रिलीज करेगा और कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो उसी डायरेक्शन में स्टोर होती है, कैपेसिटर में उसी डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, और इंडक्टर जब रिलीज करता है अपनी एनर्जी, कैपेसिटर उसी डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो अपनी स्टोर करता है। बात समझ में आई आप? तो इसी तरीके से आप ये मान के चलो कि इस पेंडुलम को यहां से यहां तक लाने में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर में हो रही है, और इस पेंडुलम को यहां से यहां तक लाने में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हो रही है कैपेसिटर की वजह से। ठीक है, यहां से यहां तक आने में कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल है, यहां से यहां तक आने में इंडक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और आप इसके फ्लो से समझ सकते हो कि इंडक्टर जिस डायरेक्शन में स्टोरेज करता है, कैपेसिटर उसी डायरेक्शन में रिलीज करता है, और इंडक्टर जिस डायरेक्शन में रिलीज करता है, जब ये एनर्जी रिलीज करता है, कैपेसिटर उसी डायरेक्शन में एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। बात समझ में आई? तो यही कारण है, और जो ये पेंडुलम भी है ना, ये लगातार ऐसे मूव नहीं करता रहेगा। एक्टिव पावर भी होगी, एक ऐसी पावर है जो लगातार कंज्यूम भी होती है। तो जब पेंडुलम जब मूव करता रहता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी तो स्टोर होती ही है, जब वो चाहे इधर जा रहा है, जब वो इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा थोड़ा ना हो सकता है, हमेशा जितना स्टोर हो रहा है उतना ही थोड़ा ना डिमांड है। जितना स्टोर होता है कुछ ना कुछ डिसिपेट भी हो रहा है, तभी उस बैटरी का जो सेल है वो खत्म हो जाता है, कुछ टाइम के बाद हमें चेंज करना पड़ता है, तब जाकर वो ऑसिलेशन फिर से मेंटेन होता है। तो एनर्जी के फ्लो के लिए, रिएक्टिव पावर के फ्लो के लिए एक्टिव पावर जरूरी है। बिना एक्टिव पावर के रिएक्टिव पावर का फ्लो नहीं हो सकता। बिना सिस्टम में अगर एक्टिव पावर नहीं है तो रिएक्टिव पावर का फ्लो मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिएक्टिव पावर का फ्लो भी जो हो रहा है तो उसके लिए एक्टिव पावर का होना बहुत कंपलसरी है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इंडक्टर बिल्कुल प्योर इंडक्टर हो या बिल्कुल प्योर कैपेसिटर हो जिसमें डिसिपेशन हो ही ना, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखो, जब इंडक्टर स्टोर करता है तो इस केस में होता क्या है कि जो करंट है, जब भी स्टोरेज होता है तो स्टोरेज के टाइम पे क्या होता है, स्टोरेज के टाइम पे
इंडक्टर जब स्टोर करता है तो उसमें जो करंट है वो लैग करता है। लैग क्यों करता है करंट? करंट लैग क्यों करता है? क्योंकि इंडक्टर की जो एनर्जी होती है उसका पूरी तरीके से कनेक्शन होता है करंट के साथ। इंडक्टर करंट को पकड़ लेता है तब जाकर अपनी एनर्जी स्टोर कर पाता है, ठीक है। और जो कैपेसिटर है उसका एनर्जी जब स्टोर करता है वो हाफ CV स्क्वायर। तो कैपेसिटर वोल्टेज को पकड़ लेता है, तो इसीलिए ये वोल्टेज को पकड़ के वोल्टेज को लैग करता है, यहां से ये करंट को पकड़ेगा और जो करंट है उसको लैग करेगा। और लैगिंग और लीडिंग हम कभी भी वोल्टेज के लिए नहीं बोलते, क्योंकि वोल्टेज एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, एक रेफरेंस क्वांटिटी होती है। लैग लीड हमेशा हम करंट के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए जो करंट अगर लैग करता है तो हम ये बोलते हैं कि इंडक्टर ने जब स्टोर किया तब करंट लैग हुआ ना। इंडक्टर ने जब एनर्जी स्टोर करी तब करंट उसने क्या किया? लैग किया। तो इंडक्टर को जो भी रिएक्टिव पावर चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर को जो भी रिएक्टिव पावर चाहिए होती है इसको हम बोलते हैं लैगिंग रिएक्टिव पावर। क्योंकि ये रिएक्टिव पावर स्टोर करता है और स्टोर करके करंट लैग करता है। करंट लैग क्यों करता है? क्योंकि ये एनर्जी जब स्टोर करेगा तो वो करंट से करेगा, करंट को पकड़ के करेगा, तो करंट को लैग करता है। और लैग लीड हमेशा हम बोलते हैं किसके लिए? करंट के लिए, वोल्टेज के लिए नहीं बोलते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये करंट को पकड़ेगा तो करंट को लैग करेगा, तो इस रिएक्टिव पावर को हम बोलते हैं लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसको चाहिए, लेकिन यहां पर ओसिलेशंस हैं, तो जितना ये पावर लेगा उतना पावर रिलीज भी करेगा, रिट्रीव भी होगा, सिस्टम में वापस आएगा भी सही। तो जब अगर ये इस तरीके से लैगिंग रिएक्टिव पावर लेता है, स्टोर करता है, लेकिन जब ये रिलीज करता है, ये रिलीज करते टाइम इसका जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल वैसा है जिस तरीके से जो कैपेसिटर है वो स्टोर करता है। अब कैपेसिटर जब स्टोर करता है तो देखो क्या होता है, वो वोल्टेज को लैग करता है, क्योंकि उसके एनर्जी का एसोसिएशन वोल्टेज के साथ है। तो अगर ये वोल्टेज को लैग करेगा तो ये करंट को क्या कर देगा? लीड कर देगा। तो ये करंट को लीड कर देगा। अगर ये करंट को लीड कर देगा तो जरा आप सोचिए, करंट को इसने लीड कर दिया तो हम तो लैग लीड करंट को देखकर बोलेंगे ना, तो ये स्टोरेज के टाइम पर करंट को लीड कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीडिंग रिएक्टिव पावर। बात समझ में आई? तो जो कैपेसिटर है उसको लीडिंग रिएक्टिव पावर चाहिए फॉर द स्टोरेज ऑफ रिएक्टिव पावर, ठीक है। स्टोरेज के लिए जो पावर स्टोर करता है उसको लीडिंग रिएक्टिव पावर चाहिए, क्योंकि वो रिएक्टिव पावर लेकर करंट को लीड करवाता है, इसलिए लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। लेकिन जब ये रिलीज करता है तो इसका रिलीज इसके स्टोरेज की डायरेक्शन देखो एक ही है। ये जब रिलीज करता है तो देखो पेंडुलम यहां से यहां इस डायरेक्शन में आता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है, और इंडक्टर जब देखो स्टोर करता है तो एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो इसका मतलब अगर ये लीडिंग में स्टोरेज ले रहा है तो जब ये रिलीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग रिएक्टिव पावर। दैट इज लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। और जब ये रिलीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। और हम हमेशा रिलीज को देखकर नहीं बोलते, हम स्टोरेज को देखकर बोलते हैं। हम अगर देखेंगे ना कि भाई इंडक्टर जो है उसको क्या डिमांड करेगा, किस टाइप का रिएक्टिव पावर का डिमांड करेगा, तो इंडक्टर डिमांड करता है किस पावर का, किस रिएक्टिव पावर का डिमांड करता है? लैगिंग रिएक्टिव पावर का डिमांड करता है। वो लैगिंग रिएक्टिव पावर का डिमांड करके करंट को क्या करेगा? स्टोर कर, जो करंट को लैग करवा देगा, इसलिए लैगिंग रिएक्टिव पावर। और यहां पर जो एनर्जी है वो रहने वाली नहीं है, वो फ्लो करेगी सोर्स से लोड और लोड से सोर्स, तो एक तरह का फ्लो मेंटेन होगा। तो अगर फ्लो मेंटेन होगा तो अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर लेगा तो लीडिंग रिएक्टिव पावर देगा, ठीक है। और ये अगर लीडिंग रिएक्टिव पावर लेगा तो लैगिंग रिएक्टिव पावर देगा, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट अगर दोनों साथ में चलेंगे ना,
अगर ये रही वोल्टेज, ठीक है, और ये रहा करंट, अगर ये दोनों साथ में चलेंगे तो क्या होगा, जो ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर करंट को 90 डिग्री तक पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि जो पावर मैक्सिमम जो इंडक्टर है वो चार्ज तभी हो सकता है जब पोल यहां तक वो चार्ज होगा मैक्सिमम। इंडक्टर यहां से लेके यहां तक ही मैक्सिमम चार्ज हो सकता है 90 डिग्री तक, जब पीक वैल्यू आएगी यहीं तक ही इंडक्टर मैक्सिमम चार्ज होगा, और यहां तक ही फिर वो क्या करता है, इतने टाइम तक करंट को पकड़ के रखता है, इसलिए करंट 90 डिग्री लैग कर जाता है। कैपेसिटर में भी अगर हम देखें तो करंट का जो वोल्टेज का वैल्यू है वो कैपेसिटर में भी जो वोल्टेज का हमें लीड मिलता है वो भी हमें 90 डिग्री तक मिलता है, या हम ये बोले कि वोल्टेज का लैग मिलता है वो 90 डिग्री तक मिलता है, वो भी इसीलिए क्योंकि जो मैक्सिमम जो वोल्टेज है ना वो केवल यहीं तक ही है, उसके बाद में तो वोल्टेज घट ही रही है। बात समझ में आई आपको? तो इंडक्टर और कैपेसिटर जब एनर्जी को स्टोर करते हैं तो स्टोर करते टाइम दोनों को इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर जो दो क्वांटिटीज होती हैं, एक वोल्टेज और एक करंट, दोनों को अलग अलग क्वांटिटीज से मतलब है। इंडक्टर को अगर करंट से मतलब है तो वोल्टेज, कैपेसिटर को वोल्टेज से मतलब है। इस वजह से इंडक्टर जो है वो करंट को लैग करता है और कैपेसिटर है जो वोल्टेज को लैग करता है, या हम बोले करंट को लीड करता है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर का फ्लो कैसे होता है, तो आपको मैंने बताया कि ये जो इंडक्टर या इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टी है, ये यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर का स्टोरेज होता है एक टाइम तक और बाद में फिर से रिलीज होती है वो पावर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जब भी स्टोरेज हो रहा है, एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टोर कर रहा है, और सिस्टम में अगर ओसिलेशंस हैं तो एक ऐसी हिडन पावर होगी जरूर हमेशा, जो सिस्टम में स्टोर हो जा रही होगी और बाद में निकल जा रही होगी, फिर स्टोर हो रही है, फिर निकल रही है, फिर स्टोर हो रही है, फिर निकल रही है। आप झूले पे बैठे हो तो उसमें फील कर लेना रिएक्टिव पावर एक है। झूले पर बैठे हो तो फील करना एक रिएक्टिव पावर भी है, जो आपको मतलब जब आप ऊपर तक जाते हो और जब वो पीछे की तरफ आती है तब आपको पता लगता होगा कि एक ऐसी पावर भी हमने स्टोर करी है जो अभी रिलीज हो रही है, जो डिसिपेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो झूले का एग्जाम्पल हो गया, पेंडुलम का एग्जाम्पल हो गया, बैलून का एग्जाम्पल हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप देख सकते हो कि सिस्टम में अगर कहीं पर भी स्टोरेज है, सिस्टम में अगर कहीं पर भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है या लोड है वो अगर स्टोर कर रहा है और ऑसिलेशंस हैं, तो वहां पर हमेशा एक ऐसी पावर होगी जो हिडन रहेगी, जो सोर्स से लोड या लोड से सोर्स की तरफ फ्लो होती रहेगी लगातार, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये जब फ्लो होती है तो ये क्यों फ्लो, ये मतलब ठीक है हमें ये तो समझ में आ गया कि ये फ्लो किस तरीके से होगी, या ये बाई डायरेक्शनल क्यों होती है, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे क्यों बोलते हैं कि रिएक्टिव पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या पावर फैक्टर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें, कि क्यों ऐसा क्या बात होती है कि हम ये बोलते हैं कि भाई पावर फैक्टर क्या है, या पावर फैक्टर की जो टर्म जो हमें मिली है, ये जो टर्म है इसके पीछे भी मेन रीजन रिएक्टिव पावर का ही है, कि जो पावर है वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होती। अगर सिस्टम में स्टोरेज का प्रॉपर्टी है और ऑसिलेशंस हैं तो एक पावर ऐसी भी होती है हिडन, जो कि लगातार सोर्स से लोड, लोड से सोर्स तक फ्लो करती रहती है, ठीक है। और आप जब रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करते हो तो आप देखते हो कि लोड कितना रिएक्टिव पावर ले रहा है। हां, बदले में वो उतना डिलीवर करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, वो करेगा उतना डिलीवर, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो लेता कितना है रिएक्टिव पावर, वही रिएक्टिव पावर हम कैलकुलेट करते हैं। तो आगे इस तरह के जो कंसेप्ट है मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल से क्या आपको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है क्या वो समझ में आया, क्या आप फील कर पाए कि क्या होती है रिएक्टिव पावर, क्यों इसका फ्लो होता है, ये सब चीजें,
ठीक है। और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ भी आपका ऐसा भी कुछ आपकी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना। थैंक यू।